नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज की बड़ी खबर है, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अ, अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी। अंतरिम जमानत यानी कि उनको फौरी राहत मिल गई और उनके परिवार वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि वो जेल से बाहर आ गए हैं। लेकिन ये जो बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की, उस बेंच के कुछ टिप्पणियां थी जो आज टिप्पणियों को देखकर ये लगा कि वाकई में क्या ये राहत है या कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट देने की कोशिश कर रही है। और मैं इस बात को इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जो जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी कि जो इसमें एसआईटी का गठन किया गया है, जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने अंतरिम राहत देते हुए प्रोफेसर की टिप्पणियों के समय पर सवाल उठाए और इसे डॉग विस्लिंग और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करार दी। अब आप ये सोच सकते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत इसे चीप पब्लिसिटी क्यों कह रहे थे, उनकी पोस्ट को वो डॉग विसिल क्यों बता रहे थे। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि क्या हमारे देश में राइट्स को पिछले 75 सालों से बांटा जा रहा है। मैं लाइव लॉ के ही मुताबिक आपको वो सारे उनके कोट्स भी आपको एक एक करके बताऊंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज महमूदाबाद को जो अंतरिम जमानत मिली है, क्या वो वाकई में एक अंतरिम जमानत या राहत, उनको एक फौरी राहत तो है, लेकिन ये बेंच ने, खासकर जस्टिस सूर्यकांत जिस तरीके से ट्रोल किए जा रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पर, कि ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ एक बैलेंसिंग एक्ट में लग गए हैं। क्योंकि उनको भी लगता है कि ऐसे सेंसिटिव टाइम्स में सरकार या सरकारी पक्ष को गुस्सा करना या उनको इरिटेट करना शायद ठीक नहीं होगा। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत एक बैलेंस करते हुए, ताकि दोनों पक्ष के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाए, कुछ उस तरीके की बातें उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जस्टिस सूर्यकांत ने जिस तरीके की आज जो उनके कमेंट्स आए हैं, वो वाकई में सोचने को मजबूर कर देता है कि क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत अभी, जब जस्टिस बी आर गवई रिटायर होंगे 24 नवंबर को, तो जस्टिस सूर्यकांत बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेक ओवर करेंगे। उसके बाद उनका 1 साल का टेन्योर है और बहुत लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि देखिए, अगले चंद्रचूड़ बनने की तैयारी में सूर्यकांत हो चुके हैं। और जिस तरीके का जो उन्होंने कमेंट किया, उनका ये जो पूरा कुल मिलाकर जो उनके ऑब्जर्वेशंस थे, ऐसा लग रहा था कि उन ऑब्जर्वेशंस के जरिए जस्टिस सूर्यकांत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आप जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए, जो लिखिए वो सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जगह नहीं है। ऐसा लगा उनके कमेंट्स को देखकर। और जिस तरीके से जब कपिल सिब्बल आर्ग्यू कर रहे थे और उनके जब ऑब्जर्वेशंस आए, तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जस्टिस सूर्यकांत महमूदाबाद के पक्ष में उन्होंने एक ऑर्डर तो इंटरिम बेल का दे दिया, लेकिन बाकी बातें उनको महमूदाबाद की कोई भी पसंद नहीं आई। अब एक सोशल मीडिया पोस्ट को डॉग विसिल बताना, ये कहना कि व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट राइट्स एज इफ फॉर द लास्ट 75 years राइट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री, इस तरीके की बातें थोड़ा सा चौंकाने वाली थी। और फिर ये भी कहा कि इट सीम्ड कि इस समय कम्युनल होने की क्या जरूरत थी, इट लुक लाइक यू वर सीकिंग चीप पब्लिसिटी। ये जो कमेंट्स थे, ये वाकई में हैरान करने वाले थे। और आज जस्टिस सूर्यकांत को ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत लोग कुछ अनाप शनाप जैसी बातें लिख रहे हैं। तो आज का जो बड़ा टेक अवे है इस अंतरिम ऑर्डर का, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ वकील हैं इस समय। अरुण अग्रवाल जी वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। के रॉय साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट से वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट हैं। और अभी हो सकता है थोड़ी देर में महमूद प्राचा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं शुरुआत अरुण जी से करूंगी कि अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन आज जो महमूदाबाद के कॉन्टेक्स्ट में जो ये ऑर्डर आया है, और जस्टिस सूर्यकांत के ऑब्जर्वेशन से खासकर मैं शुरू करूंगी, महमूदाबाद पर बाद में आऊंगी, कि जस्टिस सूर्यकांत के ऑब्जर्वेशन जो आज उन्होंने बोला और जो कहा और जो लाइव लॉ में छपा है, वो कितना डिस्टर्बिंग है सर। म्यूट कर लीजिएगा सर, आप म्यूटेड हैं। नमस्कार नीलू जी। देखिए, जो जस्टिस सूर्यकांत ने जो बात कही है या जो ऑब्जर्वेशन करा है, ये बहुत ही दुखद है। इसलिए कि वो, आपने जैसे कहा कि अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, और अगर वो पर्सनल लिबर्टी को जो है इस तरह से अगर ये करेंगे, और जो पार्टीज नहीं है कोर्ट के, जो
वहाँ के प्रोफेसर हैं या वहाँ के और भी एकेडमिशियंस हैं अशोका यूनिवर्सिटी के बारे में, उनको भी ये वहाँ पर ये कर रहे हैं कि आप लोग भी जरा जो है कॉशियस रहिए, हम आपके पीछे भी आ सकते हैं। ये बात बहुत ठीक नहीं है। मैं इस संदर्भ में एक बात खाली और कहना चाहूँगा कि आज ह्यूमन राइट्स कमीशन में वी रामा सुब्रमण्यम साहब जो भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस दिया है हरियाणा के डीजीपी को कि यू आर वायलेटिंग दी ह्यूमन राइट्स ऑफ प्रोफेसर महमूद या जो प्रोफेसर खान का। तो ये दो चीजें, एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं ये कह रहे हैं कि ये डॉग विसिल है, और दूसरा ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसका कि पहले चेयरमैन जो है चीफ जस्टिस होता था, वो बाद में अरुण मिश्रा के कारण उसको डाइल्यूट कर दिया गया, तो अभी जस्टिस रामा सुब्रमण्यम है। तो वो उसी चीज पर नोटिस दे रहा है डीजीपी को। तो ये दोनों एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि अच्छा वहां पे वो खुद नहीं गए हैं, वो सुओ मोटो नोटिस दी गई है कि कोई पिटिशन लेके गया हो या कुछ कहा हो। तो ये दो जो कॉन्ट्रडिक्शन इस देश में है, इसको कौन सुलह करेगा? और उनको भी एक बात समझना चाहिए कि वो लोगों पर कमेंट करते हैं, तो उनका तो मैं एक ही चीज उनसे हमारा उनके साथ उनको पूछना है कि जब इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन का मामला था, तो उस समय उन्होंने 3 बार उस चीज को अपने बोर्ड पर नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि अगर वो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होगा देन कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो। और फिर जब उसके बाद अपॉइंटमेंट होने के बाद जब केस दूसरे दिन आया, तो उन्होंने जो है उसको बहुत पीछे में रखा और कुछ नहीं किया, और आज तक उन्होंने जो है उस केस को नहीं उठाया। तो हमारा ये कहना है कि इफ योर वर्ड इज नॉट योर ऑनर, तो फिर क्या बचा? जब आप ही खुद कह रहे हो कि कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो, फिर केस नहीं लेते हो। तो अब जो है, अब इसी के कारण, और अच्छा नहीं लगता है कि कोई सिटिंग जज के बारे में कुछ कहा जाए, लेकिन ये जो उन्होंने आज जो कहा, और सबको जैसे आपने कहा कि बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, इसमें कौन सा, देखिए अगर इस सब छोटी छोटी चीजों पे अगर आप 3 आईपीएस ऑफिसर को इंगेज करेंगे, तो ये देश में जो है कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि इतने ज्यादा बैकलॉग हैं पुलिस केसेस के, और हर चीज पर। अब कल एक वो हुआ, वो जो शाह थे मध्य प्रदेश का, वहां पर भी ठीक ऐसा ही ऑर्डर पास हुआ। तो ये जो है, जो डेवलपमेंट हो रहा है कि एक इज इक्वल टू बी, दोनों को हम एक ही तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं, पैरिटी दिखा रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब इलाहाबादिया का मामला था, तब कोई एसआईटी वगैरह का नहीं गठन हुआ, उसमें चंद्रचूड़ साहब के लड़के आर्ग्यू कर रहे थे, तो उनको भी जो है सख्त हो। तो मतलब कि क्या अगर हम बेल के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके जगह में हमको क्या कुछ बातें सुननी पड़ेगी, या इस तरह का हमारा कंडेमनेशन होगा? अरुण जी, जब मैं ऑर्डर पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई भी, हम सब सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हैं और अपने मन की बात आदमी लिखता ही है, जो सोचता है कि भैया कोई अन्याय हो रहा है, आप उसके बारे में लिखते ही हैं। हाँ, तो जितने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जितने लोगों ने पोस्ट किया, उसके ऊपर एक पूरी एसआईटी बैठा हुए, उन सबका नाम निकालें और सब कोई को प्रोसिक्यूट करें, क्योंकि यही तो उनका ऑर्डर है कि ये जो है वार्निंग है सब कोई को। जब उन्होंने वार्न किया, ही शुड एग्जीक्यूट, हैव इट एग्जीक्यूटेड। उनके पास जो है पूरा पावर है, मीन्स है, पुलिस है उनके पीछे में। तो जो बात उन्होंने एकेडमिशियन वालों के बारे में कहा कि इन लोगों ने जो सवाल उठाया है, तो ये भी जो है कान खोल के सुन लें, या जो भी उनके खिलाफ इन्होंने कहा कि वो अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए इस देश में बहुत बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। चंद्रचूड़ साहब के सामने जो है गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो 123 जो वो धारा है जिसमें टेररिज्म वगैरह का वो होता है, उस पर हम एक्ट नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे। वो अश्योरेंस दिया, और बाद में जब बीएनएस आया तो उसको और सख्त रूप में वहां लगाया। एक आश्वासन दिया कि जम्मू एंड कश्मीर में हम स्टेटहुड रिस्टोर कर देंगे, वो कभी रिस्टोर नहीं किया। वहां पे
वाकफ में जब ऑर्डर लेना था तो कहे कि नहीं, हमको कल जो है खाली टाइम दीजिए, कल के बाद फिर हफ्ते 10 दिन, फिर टाइम लिया, फिर टाइम लिया, अब जो है वो 2 दिन से खाली वही मामला चल रहा है। तो जब जो है सॉलिसिटर जनरल अपने वर्ड को वहां नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग किस पर विश्वास करें? बिल्कुल। सॉलिसिटर जनरल नहीं, पर एक करें। सवाल और भी है, एक सवाल और भी है जो आज लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भाई महमूदाबाद को आज जस्टिस सूर्यकांत ने उनके साथ न्याय किया या अन्याय किया, या फिर उनके साथ न्याय करते हुए दिखे लेकिन पूरे देश को ये समझा दिया कि भाई इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और खासकर जब ऐसी संवेदनशील समय हो तो उस समय सोशल मीडिया पोस्ट लिखने से बचे। क्या ये एक डेमोक्रेटिक देश में क्या इस तरीके का मैसेज आज जा रहा है? देखिए, जस्टिस सूर्यकांत को ये जानना चाहिए कि एज द सेकंड सीनियर मोस्ट जज, ही इज द कस्टोडियन ऑफ द फ्रीडम टू स्पीच। और इस देश में वो केवल, बहुत लोग नास्तिक हैं, बहुत लोग एंटी वॉर हैं, दैट इज अ मैटर ऑफ ओपिनियन, और वो राइट है आदमी को ओपिनियन होल्ड करने का। और अगर आप इनकी क्वालिफिकेशन देखिएगा तो आप हैरान रह जाइएगा कि बाहर की इनके पास किस तरह की डिग्रियां हैं, और उस आदमी को आप कहते हैं कि आपको लिखना नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आता। लेकिन वो और आज के ऑर्डर में, अरुण जी, आज के ऑर्डर में तो वो कस्टोडियन नहीं साबित हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ही शुड रियलाइज कि पीपल लुक अप टू हिम कि एज अ कस्टोडियन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। और उसके अंदर में ये कहना कि वॉर टाइम में आप जो है, भाई देखिए, एक जगह उन्होंने कहा कि राइट्स 75 साल से राइट्स है। अरे बहुत लोगों ने ड्यूटी में अपनी जिंदगी दे दी है। ये कहना कहां तक सही है कि खाली राइट्स की बात है? क्या आप और हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे देश के ऊपर? जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है और उस आवाज उठाने के लिए वो जेल जाने को तैयार है, तो वो क्या ड्यूटी कर रहा है? जो डेंजर ले रहा है। बहुत आसान है चुप लगा के बैठ जाना। फासिज्म की यही हिस्ट्री है कि लोगों ने चुप लगा के बैठ गए। तो क्या वो ड्यूटी अपना नहीं कर रहे हैं देश के प्रति? मेरे ओपिनियन में जो इन्होंने कहा, प्रोफेसर खान ने, वो जो ओपिनियन उनका था, इट वाज डिस्चार्जिंग अ ड्यूटी। कोई वो राइट नहीं अपना वो कर रहे थे। और इसमें क्या गलत बात है? और आपने इक्वेट क्या प्रोफेसर खान वुड बी क्रिटिसाइजिंग कर्नल कुरैशी? उन्होंने ये कहा कि जब आप ये कर रहे हैं तो ये भी बेयर इन माइंड करिए कि यहां पे जो है रिलीजन के नाम पर लिंचिंग हो रही है। क्या ये फैक्चुअली गलत है कि इस देश में बहुत मुसलमानों के खिलाफ अभियान चला जिसमें लिंचिंग हुई? और आप ये कह सकते हैं कि इस समय उठा रहे हैं, तो उनका यही एक प्रश्न, इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि हम वहां पेट्रियट हैं तो यहां हमको विक्टिम क्यों बनाते हैं? बिल्कुल। इतनी सी बात पूछी। और एकेडमिक फ्रीडम में सम यूनिवर्सिटी, लेट मी टेल यू, आज सरकार को ये ऑर्डर करे कि इतनी यूनिवर्सिटी खोलें कि लोगों का एडुकेशन हो सकता हो। उनको मालूम है वो किस तरह से वो पढ़े हैं, किस संकट से पढ़े हैं, कि हरियाणा में यूनिवर्सिटी की क्या हालत है। एक जुडिशियल ऑर्डर पढ़ के जो है यूनिवर्सिटीज को वहां पर ये करें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आई कहां से? क्योंकि सरकार ने जो है पब्लिक फंडिंग बंद कर दी और प्राइवेटाइजेशन किया। और अशोका यूनिवर्सिटी एक ह्यूमैनिटीज में, लिबरल में आप न अग्री करें, ये मैं मानता हूं। तो लेकिन एक जो आजादी है, एकेडमिक फ्रीडम अगर बंद कर दीजिए तो फिर ये हो कि खाली जुडिशरी को फ्रीडम है और जितने भी लोग इस देश में हैं उनको बोलने की कोई फ्रीडम नहीं है। खाली वही बोलेंगे और हम लोग सबको ही चुप लगा जाए। और अब नहीं मैं तो जितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया उनको सबको प्रोसिक्यूट करें। एक और बिल्कुल, एसआईटी बैठ। बिल्कुल। जी। अब मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि आज जो इंटरिम बेल कंडीशंस जो थी उसके मुताबिक कोर्ट ने महमूदाबाद को ये कहा है कि अब आप कोई पोस्ट नहीं लिख सकते, खासकर जो भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में है।
और उसके बाद उन्होंने कहा है कोर्ट ने कि आप फुली जो एसआईटी बनेगी जिसमें कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स होंगे और एक उसमें महिला ऑफिसर होगी और आईजी रैंक का ऑफिसर उस एसआईटी को हेड करेगा, तो महमूदाबाद को उसके साथ कोऑपरेट करना है। लेकिन मैं अब दर्शकों के लिए बताना चाह रही हूं कि जो जस्टिस सूर्यकांत है, हम जिनकी खासकर इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा क्या है। कपिल सिब्बल ने अपने आर्ग्यूमेंट में ये कहा कि ही हैज मेड अ हाईली पेट्रियोटिक स्टेटमेंट, यानी कि महमूदाबाद का पोस्ट एक बहुत ही राष्ट्रवादी पोस्ट है। उसके बाद उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा, सो आफ्टर कमेंटिंग अबाउट वॉर ही टर्न टू पॉलिटिक्स। तो उन्होंने कहा कि जब कपिल सिब्बल ने राष्ट्रवादी कहा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वॉर के बारे में कमेंट करते करते वो पॉलिटिक्स में चले गए। और बाद में जस्टिस सूर्यकांत ये कहते हैं कि एवरीबडी हैज अ राइट टू एक्सप्रेस फ्री स्पीच, बट इज इट द टाइम टू टॉक ऑफ दिस मच कम्युनल? The country has faced a big challenge. Monsters came all the way and attacked our innocence. We were staying united, but at this juncture, why to gain cheap popularity on this occasion? अरुण जी, मैं चाहती हूं कि आप इस लाइन पर जरूर बोले कि जस्टिस सूर्यकांत को ये क्यों लगा और कैसे लगा कि महमूदाबाद एक चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये काम कर रहे थे और उन्होंने चीप पॉपुलैरिटी के लिए इस ओकेजन को चुना और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को चुना। उनको तो ऑलरेडी लोग जानते हैं, ही इज एन एलीट प्रोफेसर, एवरीबॉडी नोज अबाउट हिम। तो जस्टिस सूर्यकांत इतने इग्नोरेंट क्यों नजर आ रहे थे इस अपने ऑब्जर्वेशन में? नहीं, इग्नोरेंट थे या नहीं थे, वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे थे नहीं कर रहे थे, मैं उनके सोच के पीछे में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जो वो बात बोले वो एक बहुत बड़ा तबका है, उसको ये बात जो है सही नहीं लग रही है कि उनके जितने भी ये ऑब्जर्वेशंस थे, ये अगर मान ले वो ऑर्डर कुछ पास किए होते मॉब लिंचिंग के खिलाफ, जो कि आज सालों सालों से चली आ रही है और जो इलेक्शंस में आप देखते हैं कि होता है, तो जो भी कम्युनल डिवाइड के अगेंस्ट में तो एक बात होती। और दूसरी बात है कि इस बार जो यूनिटी दिखाई है हिंदू मुस्लिम्स ने, उससे जो है भाजपा घबरा गई है और उनका ये एजेंडा है। हमें एक बात बताइए कि कल डीजीपी हरियाणा के उनके पास आवेंगे और कहेंगे कि देखिए ये जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हमारे ऊपर सुओ मोटो एक्शन ले लिया है, तो क्या वो ह्यूमन राइट्स चेयरमैन के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? एक सिंपल सी बात, हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं। उधर आप देखिए जो एक्स डीजीपी रहे हैं विभूति नारायण राय, उन्होंने जो है इन नो अनसर्टेन वर्ड्स पूरे को कंडेम किया है। तो उनको भी कम से कम आईपीसी सीआरपीसी का तो ज्ञान होगा ना, डीजीपी रहे हैं, पूरे स्टेट को चलाए हैं। तो जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इतने ऊंचे पद वाले लोगों के बीच में हो रहा है, तो उनको भी समझना चाहिए कि टेकिंग साइड्स ऑन अ मैटर विच इज, देखिए कोई भी चीज कम्युनल में अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो आप एक सेक्शन को जरूर ऑफेंड करेंगे। अब आप उनको सेकुलरिस्ट कह लीजिए या उनको आप भक्त कह लीजिए, और अगर आप बैलेंसिंग करेंगे तो यही रिजल्ट होगा कि कल हमने एक एसआईटी निकाली तो आज एक हम और ऐसी एसआईटी निकालें। वहां पे उसने कहा था कि गद्दा कि उसी की बहन, मतलब कि जो एग्जीक्यूटर्स थे टेररिस्ट की बहन से हमने आपको न्यूट्रलाइज किया। कैन दैट स्टेटमेंट, एक पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट और एक हाईली क्वालिफाइड एकेडमिक का स्टेटमेंट, क्या दोनों बराबर है? He has raised some questions. बिल्कुल। क्या उसका हक नहीं है पूछना? क्या वो ड्यूटी नहीं अपनी कर रहा है? क्या उस आदमी को बाहर में ऑफर नहीं मिले होंगे जो उसकी क्वालिफिकेशन है पढ़ाने का? अगर उसको छोड़ के वो अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है तो क्या वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है? बिल्कुल नहीं। और एक जो इसके अलावा जहां पे चीप पॉपुलैरिटी की बात किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा कि एवरीबडी टॉक्स अबाउट राइट्स एज इफ द कंट्री फॉर लास्ट 75 इयर्स वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स। उसके बाद वो कहते हैं कि दिस इज व्हाट वी कॉल इन द लॉ डॉग विस्लिंग। अब वो डॉग विस्लिंग का डेफिनेशन बता रहे हैं कि हम लॉ में इसको डॉग विस्लिंग कहते हैं। Some of the opinions are not offending to the nation as such, but while giving an opinion,
when the choice of words is deliberately made to insult, humiliate, or cause discomfort to other persons, the learned professor cannot have the lack of dictionary words. अब इन बातों का क्या मतलब है कि भाई आपने ऐसी पोस्ट लिख दी जिसके शब्द डिक्शनरी में नहीं होते, ये सब जो तरीके की बातें, ये ऑब्जर्वेशंस लोगों को चौंका रहे हैं. फिर उन्होंने कहा कि he would convey the very same feelings in a simple language without hurting others. Have some respect for the sentiments of others. Use simple and neutral kind of language, respecting others. अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं, अरुण जी एक कमेंट आपसे लेके फिर मैं के रॉय साहब के पास जाती हूँ. ये इसका तो मतलब ये हो गया कि अब हमको बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, जो भी कहना है बहुत सोच समझ के कहना पड़ेगा, वरना हमको भी पकड़ लिया जाएगा, हमारे खिलाफ भी एसआईटी ही बनाई जाएगी, और यही अब होना है आगे जो भी सोशल मीडिया पोस्ट लिखेगा. नहीं, अब क्या होगा कि कोई भी प्रोफेसर कुछ लिखेगा ना, तो ऊपर में लिखेगा ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल. वो ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल भेजेगा जहां भी एक अथॉरिटी को जो है वो तैनात कर दें कि यूनिवर्सिटी में ये फलानी अथॉरिटी रहेगी, और जो है वो जो भी प्रोफेसर को लिखना है या बोलना है पहले उसका ड्राफ्टिंग करेगा, फिर वो अप्रूवल होगा तब वो बोलेगा. ये आप बहुत अच्छे, खुद ही उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे ड्राफ्टिंग करते थे, इसलिए जो है सीनियर वकील लोग उनको काफी पैसे देते थे ड्राफ्टिंग करने के लिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और किसी को एकेडमिक ड्राफ्टिंग नहीं आती है. तो ये कहना कि ही कुड हैव यूज्ड दिस लैंग्वेज दैट लैंग्वेज, तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, फ्रीडम ऑफ जितने भी है टीचिंग, वो सब ये कर दीजिए कि भाई आप स्ट्रेट जैकेट में आप इतने ही में पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे. आप देखेंगे एकेडमिक के अंदर में बहुत इस तरह के डिस्कशंस होते हैं जो कि बड़े वाइब्रेंट होते हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं. दे आर एवरी डे. यही तो एकेडमिक है. एक दूसरे को वो जो है वो प्रवोक करते हैं, तब जाके वो यूनिवर्सिटियां बनती हैं जो कि आज बनी हैं. तो ये जो है देखिए, मैं इससे अग्रीमेंट में नहीं हूं, और इसका जो फ्यूचर है वो बड़ा अच्छा नहीं है. बिल्कुल, और आपने कहा कि फ्यूचर अच्छा नहीं है, और आज यही चीज सबको परेशान कर रही है, और सोशल मीडिया पर लोग इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं. रॉय साहब, मैं आपके पास आती हूँ. जो लार्जर क्वेश्चंस हैं, जस्टिस BR गवई 24 नवंबर को रिटायर होंगे और उसी दिन शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. उनका कार्यकाल 1 साल का होगा, यानी कि 14 महीने का लगभग उनका कार्यकाल होना है. अब मुझे आप ये बताइए कि आज जो झलक दिया है जस्टिस सूर्यकांत ने, लोग उनके बारे में सब कुछ लिख रहे हैं कि देखिए सरकार के सामने वो झुक गए, सरकार को वो इरिटेट नहीं करना चाहते, कोई उनके लिए संघी जज लिख रहा है, हर तरीके की बातें इस समय हो रही. किसी ने तो ये भी कह दिया कि ये देखिए आ गए दूसरे चंद्रचूड़, और दूसरे चंद्रचूड़ ही बनेंगे अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. हर तरीके की बातें हो रही है. क्या ये बातों को आज खारिज किया जा सकता है? सोशल मीडिया पर तो लोग लिखते ही अपने मन की भड़ास, लेकिन क्या आप इन बातों को खारिज कर सकते हैं आज का जो इंटरिम बेल ऑर्डर है उसको देखते हुए? जी रॉय साहब. नीलू जी, भारत की न्यायपालिका के लिए आज बहुत दुख का दिन है, और भारी निराशा इस देश के प्रबुद्ध लोगों में और आम जनता में पैदा हुई. इस प्रोफेसर के लिए पूरे देश का बुद्धिजीवी खड़ा है, पूरे देश के लेखक पत्रकार उसके समर्थन में बोल रहे हैं. 50 एमिनेंट प्रोफेसर्स ने इनके इनके रिहाई के लिए लिख के दिया है, जिसमें JNU के टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जिसमें प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसा बहुत चर्चित बुद्धिजीवी प्रोफेसर, और जिसमें कि हमारे DU के डीन श्रीमती, इनका नाम है अनीता रामपाल, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और बहुत सम्मानित प्रोग्रेसिव व्यक्ति जस्टिस मार्कंडे कार्जो ने पोस्ट लिखा है. वो जब जेल से निकलेंगे तो उनके ऊपर जस्टिस सूर्यकांत ने जो टिप्पणियां की हैं उनको फील होगा कि मैं एक प्रोफेसर के रूप में जेल में गया था और एक अपराधी के रूप में इस जेल से बाहर हो रहा हूं. क्या हम कल्पना कर सकते हैं? डॉग्स विसिल जो है अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़े बच्चे जो भी अर्थ निकालें, मैं तो कहूंगा कि जैसे कुत्ता भूखता है वैसे प्रोफेसर अली खान भूखे हैं. ये जज साहब यह कहना चाहते हैं. जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और दमिश्क यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री और सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में है, उसकी आवाज में कुत्ता भूखने की ध्वनि सुनाई दे रही है. अगर न्यायपालिका को, तो न्यायपालिका
के बारे में मैं क्या सोचूं। मुझे इसलिए भी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि जिस माननीय न्यायमूर्ति ने यह फैसला दिया है, उन्हीं के हाथों में इस देश की न्यायपालिका कम से कम साल भर से ज्यादा रहेगी। हमारे लिए कितना बढ़िया एक पीरियड चला, एक छोटे से कार्यकाल में जस्टिस खन्ना ने किस तरह से अपने जुडिशियल फैसले, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव, अपने सोच के जरिए एक उम्मीद पैदा किया था कि सुप्रीम कोर्ट जब तक है, जब तक इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित है, जब तक पर्सनल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम, वुमेन्स डिग्निटी सुरक्षित है। उसके बाद हमारे जस्टिस गवई साहब ने जिस तरह ओथ में ही उन्होंने इंप्रेशन दे दिया, जिस तरह फुले से लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सामने रखकर उन्होंने अपनी बात की, अपनी गरीबी, अपने बाल्यकाल के कठिनाइयों का जिस तरह से जिक्र किया, लगा कि जस्टिस गवई के रूप में एक स्वर्णिम काल आ रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, और इसका असर बाकी जजों पर भी पड़ेगा। लेकिन मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल एक रेप्यूटेड रेस्पेक्टेड प्रोफेसर्स के लिए जस्टिस सूर्यकांत जी की तरफ से आया है, और कैसे उन्होंने, अरे उसको दिया गया एसआईटी तो समझ में आता है, जिसने हमारे देश के एक वीरांगना को, हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी को जो है आतंकी की बहन कहा, उसको भी आप जेल में नहीं भेज पाए। उसके बाद वहां का जो डिप्टी सीएम है, उसने कहा कि भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, जगदीश बखेड़ा, उसको भी आप जेल में नहीं भेज पाए, और उसके लिए एसआईटी किया। लेकिन एक प्रोफेसर के लिए आप एसआईटी कर रहे हैं जिसमें आईपीएस अफसरों को, अब एसआईटी भाजपा शासित हरियाणा राज्य है, और किस तरह से इसको पॉलिटिकली मोटिवेट किया गया। मैंने अभी देखा वुमेन्स कमीशन की जो अध्यक्षा है महोदय रेणु भाटिया, इनके जरिए करवाया गया। वुमेन्स कमीशन का, जो वुमेन्स कमीशन का एक्ट है, उसके ऑब्जेक्ट में तो ये है ही नहीं। जो बातें इन्होंने कही है, उसमें एक भी लाइन ऐसा नहीं है जिसमें महिला आयोग को किसी भी तरह से एतराज हो सके। और धारा लगवाया गया है, एक धारा जो उनका 57 लगा है, उसके हिसाब से तो उन्होंने महिलाओं के साथ कुछ अश्लीलता भी किया है अपने पोस्ट में। उसके अलावा सॉवरेंटी, संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा है। 100 बार इस पोस्ट को पढ़िए और 100 बार समझिए। कपिल सिब्बल ने बहुत सही कहा कि ये पैट्रियोटिक मैसेज है, और इतना बड़ा मैसेज है। उन्होंने कहा कि युद्ध से केवल 2 लोगों को फायदा पहुंचता है, एक वो जो राजनीति करते हैं और लड़ाई के हार जीत के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर ऐसा न होता तो बालाकोट और उस घटना के बाद जो है माननीय मोदी जी 19 का चुनाव हारने जा रहे थे, लेकिन सीआरपीएफ के 40 नौजवानों का जो बलिदान हुआ, उस बलिदान को भुनाकर और जो उन्होंने अटैक किया बालाकोट को, उसको भुनाकर वो चुनाव जीतने में सफल हुए। उसी तरह से अटल जी जो है वहां पर कारगिल की लड़ाई के बाद जो है इस देश में इन्होंने नया जनादेश मांगा, जनता ने दिया। इतनी सही बात कही कि जो सियासी लोग राजनीति करते हैं वो युद्ध से फायदा लेते हैं, और दूसरा युद्ध से वो फायदा लेते हैं जो कि युद्ध के लिए हथियार बेचते हैं। ये पूरी दुनिया में, जब अमेरिका ने वियतनाम पे वार किया था तो सैनिकों की पत्नियां और माताओं ने व्हाइट हाउस को घेर लिया था कि हम इस दुनिया में ऐसा कोई युद्ध नहीं चाहते जिसमें मेहनत कर लोगों पर B-52 जहाजों से बम बरसाए जाएं। और अफगानिस्तान के समय भी अमेरिका में एंटी वार बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, और हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ा तबका जो हमारा शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारी विकास के सारे मद जो है लड़ाइयों में खर्च हो जाते हैं। कोई भी विकास, आपने वॉर की बात किया तो जैसे सूर्यकांत ने ये कहा है ना, और जैसे सूर्यकांत के लिए वो उन्होंने ये कहा, एक मिनट रॉय साहब, उन्होंने ये कहा कि द एंटायर प्रोजेक्शन इज दैट ही इज एंटी वॉर, saying families of army people, civilian in border areas etc suffer, but some words have double meaning also. ये बोला जस्टिस सूर्यकांत। ये ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी के दिमाग में कौन सी ऐसी पेच फंसी है जिसमें उन्होंने कहा कि दुअर्थी जुबान में इन्होंने बात कही। और कोई प्रोफेसर अली खां क्या कोई अपराधी हैं कि आप कह रहे हैं पासपोर्ट जब्त कर लीजिए? क्या ये देश छोड़ के भागने वाले लोग हैं? और देखिएगा जिस तरह से नेहरू परिवार में किसी को 80 घंटा बैठाया गया ईडी के द्वारा, किसी को 120 घंटा बैठाया गया,
किसी को 100 घंटे बैठाया गया, कुछ नहीं निकला। और ये जो एसआईटी बैठेगी, और जिस दिन इस आदमी के आधा परिवार तो पाकिस्तान में होगा, देश बंटवारा हुआ, तो उत्तर भारत के मुसलमानों के बहुत बड़ा हिस्सा, उनके मामा, उनके बहनें, उनके पिताजी के भाई सब पाकिस्तान भी गए हैं। और जहां इनको जिस दिन दिखा इनको कि पाकिस्तान से इनकी कोई बात हुई है, चाहे इनके चाचा से बात हो, चाहे इनके कजिन ब्रदर से बात हो, उसी दिन सारे 100 मीडिया चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज आएगा कि पाकिस्तान से यह प्रोफेसर करता था आधी रात को बात। और तमाम इस तरह के क्राइम रिपोर्टर जो है पॉलिटिकल रिपोर्टर बन के आएंगे, और पूरी की पूरी छवि इनकी खराब की जाएगी। जो आदमी सारी दुनिया में घूम के, आप किसी को, इन लोगों को मालूम नहीं है कि महमूदाबाद रियासत की हैसियत क्या है। प्रोफेसरशिप और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नौकरी करना उनके आजीविका का साधन नहीं है। वो एक तरह का एक बौद्धिक सेवा है समाज की। और उनको आप कह रहे हैं कि ये कुत्ते की तरह से भौंक रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि कोई मीडिया में पोस्ट न लिखिए। और देखिए, उसके बाद 11 तारीख की इनकी पोस्ट पढ़ लीजिए, जस्टिस काटजू साहब ने उसको किया है। उन्होंने गीता का उदाहरण दिया है कि कृष्ण कैसे अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध से हमें कोई लाभ नहीं होना वाला। उन्होंने हजरत अली का, उन्होंने मोहम्मद साहब का कहा कि दुश्मन से युद्ध भूमि में न मुलाकात हो, यह सबसे अच्छी बात होती है। उन्होंने हजरत अली साहब का भी वाकया किया, और जय हिंद लिखा है, पोस्ट के आखिर में जय हिंद लिखा है। उन्होंने उन बेटियों के सम्मान में अपनी बात किया है, जो बेटियां इस देश में युद्ध के बारे के जो भी प्रगति है उसको बता रहे थे। लेकिन क्या गलत किया आप कह रहे हैं कि, लेकिन वो समय सही नहीं था। जब देश आर्म कन्फ्लिक्ट में था तब उनको ये पोस्ट नहीं लिखना चाहिए। मैं बता रहा हूं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, मैंने नोट किया हुआ है, और ये योगी जी का अपना बयान है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती 4 जिले जो हैं, पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, जब पहलगाम में हत्या हो रही थी, जब भारत पाकिस्तान के सीमाओं पर हमारे सैनिक खड़े थे, उस वक्त अवैध बताकर, इलीगल बताकर वहां के जो मदरसे हैं, वहां के जो ईदगाह है, वहां के जो मजार है, वहां के मस्जिदों है, उसको बुलडोजर से ढाया जा रहा था। राजकोट में गैंगस्टर बचा के 60 मकानों का बुलडोजर उसी समय कराया जा रहा था जब युद्ध। तो एक सवाल अब है, ये उसके नहीं, बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कौन सा युद्ध प्रदेश में लड़ा जा रहा है माइनॉरिटीज के खिलाफ बुलडोजर से। जो मेरा सवाल है उसके बाद मैं अरुण जी के पास भी आऊंगी कि क्या आज जस्टिस सूर्यकांत ने इन ऑब्जर्वेशंस के जरिए लोगों को ये बताया है कि भाई ठीक है, मुसलमानों को सांस लेने देंगे लेकिन हम उनको जीने नहीं देंगे। आज एक तरीके से बेड़ियों में जकड़ दिया महमूदाबाद को और बाकी जितने भी एकेडमिशियंस हैं। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने एक सम्मानित प्रोफेसर को एक अपराधी की तरह चित्रण किया। उनकी आवाज में कुत्ते की आवाज सुनाई पड़ रही है। वो कह रहे हैं दुअर्थी भाषा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो है वो सारे सवाल उठा रहे हैं जो इस समय नहीं उठाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि उसी समय बुलडोजर से घर गिराए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, मस्जिद, मजार और दरगाहें गिराई जा रही थी, गुजरात में गिराया जा रही। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो 1.25 साल के बारे में मुझे याद आ रहा है कि मुझे समझ में आ रहा, अरुण जी भी उस मुहिम में शामिल थे कि जस्टिस बेला त्रिवेदी को फेयरवेल क्यों नहीं मिला। जस्टिस बेला त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट थी। उनके ऊपर ये बात थी कि पर्सनल लिबर्टी को, इंडिविजुअल फ्रीडम को बिल्कुल सम्मान नहीं देती, और उन्हीं के वजह से कम 14 बार, उसमें भी उनकी भी भूमिका है कि उमर खालिद की बेल में समय लेना पड़ा, एडजॉर्न करना पड़ा। 6-6 साल, 4-4 साल से शर्जील इमाम और उमर खालिद बेल में, यूएपीए का कोई पॉलिटिकल अपोनेंट हो, बेला त्रिवेदी जी के यहाँ बेल पाना असंभव था। और ये चीज खुद जो है कपिल सिब्बल साहब ने उनके फेयरवेल में कहा। तो और यही मैं देख रहा हूं कि सूर्यकांत जी ने भी ये साबित किया कि पर्सनल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, और पूरे देश में यही चल रहा है। अभी ऐसा का एक लड़का मनीष कुमार, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, टॉपर स्टूडेंट है, उसने युद्ध को लेकर एक पोस्ट लिखी, उसके ऊपर आपने एफआईआर कर दिया। आजमगढ़ में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी आप मध्य प्रदेश में किसी कार्यक्रम में फैज की एक नज्म पढ़ी गई, वहां एफआईआर हो गया कि साहब इस नज्म से तो
उग्रवाद की हवा चलाई जा रही है। तो ये कौन सा है? कायदे से मैं तो मेरी ये डिमांड है कि इस मसले पर सबसे पहले जो है इनको मुकदमा चलाना चाहिए महिला आयोग की अध्यक्षा महोदय पर, रेणु भाटिया पर मुकदमा चलाना चाहिए। ये जो भाजपा युवा मोर्चे का जनरल सेक्रेटरी है योगेश, किसने तुमको बताया कि इनके खिलाफ एफआईआर करो? और देखिएगा ये जो है ये कस्टोडियल टॉर्चर जैसा होगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करके उनको सारा अधिकार दिया गया है, इनके खिलाफ पूरा इनके कैंपेन चलेगा और इनको एक देशद्रोही के तौर पर इनको एक पाकिस्तान परस्त, एक सांप्रदायिक व्यक्ति की तरह से चित्रित करेंगे, जिसके लिए उस यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर और छात्र थाने में 24 घंटे बैठे रहे जब तक वो जेल नहीं गए। इतनी बेशर्मी है कि इनको पुलिस रिमांड पे और जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। ये बहुत निराशा किया है, तो उसी तरह से निराशा की है जैसे गोगोई साहब ने निराश किया, जैसे दीपक मिश्रा साहब ने निराश किया। बिल्कुल, गोगोई साहब ने निराश किया और दीपक मिश्रा ने किया, चंद्रचूड़ साहब ने किया, और अब तो और निराशा की स्थिति है कि भाई 6 महीने तक गवाई साहब हैं, तब तक ये संकेत लेकिन जब जस्टिस सूर्यकांत टेक ओवर करेंगे तो वो 14 महीने का उनका कार्यकाल है। अंत में आपसे यही पूछूंगी अरुण जी कि आपको क्या लगता है कि क्या जस्टिस सूर्यकांत बिल्कुल इसी तरीके से मेजॉरिटेरियन एजेंडा ही चलाएंगे? बिल्कुल अभी ये जो झलक है इस फैसले की और जिस तरीके से उन्होंने बोला है चीजों को रखते हुए सामने, ऐसा लगता है कि वो मेजॉरिटेरियन एजेंडा ही चलाएंगे और दया पर जिएंगे, ऐसा लगता है कि माइनॉरिटीज के लोग, क्योंकि आज महमूदाबाद को टारगेट इसीलिए किया गया जस्ट बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। तो अगर इस तरीके का इंटरिम बेल ऑर्डर इन बातों को कहता है तो इसका मतलब तो साफ है कि जस्टिस सूर्यकांत एक मेजॉरिटेरियन एजेंडा ही चलाने वाले हैं अपने कार्यकाल में। अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, दरवाजा कैसे कर? 2-3 बात इसमें कहेंगे कि देखिए, जैसे जस्टिस खन्ना ने कहा कि जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो वी लूज आवर रिलीजन, तो उसी तरह से यू लूज योर रिलीजन, यू लूज योर कास्ट एंड यू ऑल्सो लूज योर ओपिनियन। आप अगर किसी के पैसिफिस्ट होने से नहीं अग्री करते हैं तो इट इज अ मैटर ऑफ ओपिनियन, तो वो भी आप लूज करते हैं। एंड ये नहीं कोई कह सकता कि जो है हम ज्यादा पेट्रियट हैं और आप कम पेट्रियट हैं। ये जो है कंपैरिजन किसी को भी, ना प्रधानमंत्री को ये अधिकार है और ना एक रंग को ये है कि वो भी अपनी जान देने को तैयार है जो सिपाही, क्या वो ज्यादा पेट्रियट है या वो जो प्राइम मिनिस्टर जो वो कहता है कि नहीं हम वॉर के लिए जाएंगे। सो इट इज अ रिलेटिव वर्ड, कौन ज्यादा पेट्रियट है। तो ये बात भी तो एक समझने की है। दूसरा, डबल मीनिंग कहीं पर भी जो है इस हिंदुस्तान में एक होते थे फिल्म डायरेक्टर, आप वो नहीं जानती होंगी, दादा खोंडके करके, उनकी फिल्म के टाइटल में इतना भद्दा मीनिंग होता था लेकिन उसको कभी भी कोई किसी ने सेंसर नहीं किया, बिकॉज एक तरफ बहुत सही माने होता था और एक तरफ गलत माने होता था। थर्ड, डॉग विसिल जो है कहीं भी डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट अ लीगल टर्म, जिसको जो मन में आए उसको कह दे कि ये डॉग विसल है। कानून जो है डेफिनेशन से चलता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डॉग विसल। तो और सबसे बड़ी बात कि भाई कल यही बात, एक तरफ इनका ऑर्डर और दूसरे तरफ ठीक ऑपोजिट सुओ मोटो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका नोटिस लेता है, तो क्या ये कहा जाए कि जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था? क्योंकि प्रोफेसर खान वहां नहीं गए ह्यूमन राइट्स में, किसी ने एप्लीकेशन नहीं डाली और वो सुओ मोटो डीजीपी को नोटिस दे रहे हैं। तो ये जो कंपैरिजन है, एक तरफ इस तरह का सख्त ऑर्डर और एक तरफ ह्यूमन राइट्स का, तो क्या तो ये कहें कि ह्यूमन राइट्स इज आल्सो सस्पेंडेड, कोई सुओ मोटो नहीं लेगा उसके ऊपर? उनको क्या ये फटकार नहीं तो क्या ये जस्टिस सूर्यकांत क्या इमरजेंसी लगाने वाले जज हैं? आपको ऐसा लग रहा है? हालांकि ये बहुत ज्यादा हाइपरबोलिक हो जाएगा,
लेकिन क्या इस तरीके, भाई जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास नहीं रखते, आप सोशल मीडिया पोस्ट लिखने नहीं दे सकते, कोई भी चीज हम लिखेंगे तो उसको आप डॉग विसल बताएंगे, तो फिर ये जो मानसिकता है ये क्या है? ये तो इमरजेंसी वाली मानसिकता है सर। नहीं, अब ये तो हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं ये बात सुन के, अगर इमरजेंसी इस देश में लगती है तो उनका क्या निर्णय होगा वो उसको ये कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं इस बात को सुन के। लेकिन ये कहना कि वो इंडोर्स करेंगे ये हम नहीं कह सकते। हम नहीं, तो लेकिन केवल आपको क्या लग रहा है सूर्यकांत जी डर की वजह से उन्होंने ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया या सरकार को खुश करने के लिए दिया? एक बात मैं कहता हूं, ये जज डरने वाले नहीं है। अन्ना चंद्रचूड़ डरते थे, अगर उनको 100% जस्टिस करनी होती तो करते, नहीं किया वो अलग बात है। हर चीज को जो है आधा बीच में करके लटका दिया, वो सब अपने जगह है, लेकिन ये हम नहीं कभी कहेंगे कि ये है। बट ही इज अग्रेसिव है एक तरफ, या बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो होता क्या है कि देखिए, आप एक रिमेंबर्ड तो ये जरूर होंगे कि आप चीफ जस्टिस थे, लेकिन वुड यू बी लाइक टू बी रिमेंबर्ड कि यू वेर द चीफ जस्टिस ऑफ योर टाइम? बिल्कुल बिल्कुल। तो द चीफ जस्टिस एंड बीइंग अ चीफ जस्टिस तो 50 से ऊपर तो हो ही गए ना संख्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसमें बहुत बड़ा अंतर है, और उसके लिए हर समय जुडिशियस माइंड जो है, इस तरह के एकेडमिक फ्रीडम अगर देश में नहीं रहेगी तो मैं ये कहता हूं कि ये देश 75 साल पीछे चला जाएगा। कोई भी देश आगे बढ़ा है, कोई ऐसा देश नहीं है जो आगे बढ़ा हो विदाउट एकेडमिक फ्रीडम। और उस एकेडमिक फ्रीडम को भाई कम से कम किल मत करिए। इवन अगर लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, तब भी आप एक नेशनल इंटरेस्ट में समझिए कि प्रोफेसर्स who have PhD from Cambridge, give them the benefit of the doubt। उनकी अंग्रेजी को इंटरप्रेट करने के लिए 3 आईपीएस आदमी को मत लगाइए, जो उन्होंने किया कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लैंग्वेज। तीनों आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो पीएचडी हैं वहां से, कैम्ब्रिज से। तो ये सब सारी बातें उठती हैं, बहुत अफसोस होता है, क्योंकि हम लोग भी जो है चाहते हैं कि जो राज हो वो कानून का हो, और कानून जो है ये नहीं करे कि ये भी सही और उनको 3 आईपीएस एसआईटी अगर लगाया तो इनको भी मध्य प्रदेश में लगाया तो हरियाणा में भी लगाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पॉलिटिक्स। बिल्कुल। अंत में बस चलते चलते मैं रॉय साहब आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो बात अभी अरुण जी कह रहे थे कि भाई अब खुश करना चाह रहे हैं या बैलेंसिंग एक्ट में लग गए हैं, ये बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत क्यों है सूर्यकांत सर को? जस्टिस सूर्यकांत को बैलेंस करने से क्या हासिल हो रहा है? अनम्यूट कर लीजिएगा राय साहब, और बहुत संक्षेप में अनम्यूट कर लीजिए। रॉय साहब आप म्यूटेड हैं, आप म्यूटेड हैं। हाँ। ये इसे बैलेंसिंग एक्ट न समझा जाए, सिर्फ ये सीधे सीधे जब न्यायपालिका सत्ता मुखी हो जाता है और सरकार और सत्ता की तरफ जो है बिल्कुल दया भाव से झांकता, तो इस तरह के फैसले आते हैं। और नहीं तो यही देश है, यही न्यायपालिका और इसी देश के प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी है हाई कोर्ट के जज के वर्डिक्ट पे। ये बड़ा निराशाजनक इसलिए है, ये कहते हैं कि उस समय ये समय नहीं बोलने का। प्रधानमंत्री को यह छूट है कि 24 लोग मारे जाएं और विदेश से आए और सीधे चुनावी सभा में जाएं और वहां पर वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ चुहल पहुल करें, उनकी तस्वीरें वायरल हो। प्रधानमंत्री को यह छूट है कि बंबई जाके सिनेमा के हीरो हीरोइन के साथ टिकटॉक का क्या क्या बनावे और 7 घंटा वहां बिताएं। लेकिन एक बुद्धिजीवी अगर युद्ध पे कोई कमेंट कर रहा है, एक बुद्धिजीवी अपने देश के माइनॉरिटीज के इश्यूज को जोड़ के देख रहा है और सब और भारत की सेना का, उसके पराक्रम का, उसकी भूमिका का प्रशंसा कर रहा है, और ये सीधे सीधे लिख रहे हैं प्रोफेसर अली कि भारत की सेना की एक खूबी देखिए तो उसने आतंकवादियों के ठिकाने को तो ध्वस्त किया, लेकिन अपने वायदे के अनुसार न उसने सिविलियन टारगेट पर कोई गोली मिसाइल दागे, न सैन्य ठिकानों पर कोई गोली दागे। इस इतना बेबाकी से बोलने वाले आदमी को आज सूर्यकांत जी ने वहां तक पहुंचा दिया है कि आप आने वाले दिनों में देखिएगा एसआईटी के नाम पर वहां भाजपा की सरकार
एक मुस्लिम बुद्धिजीवी को किस तरह से देशद्रोही करार देती है। और इसी को मैं कहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जो मोदी जी ने कहा, उसी जारी का ये एक जारी एक तरफ से हुआ कि उसने हमारे एक बहादुर कर्नल महिला को, जो सोफिया कुरैशी है, उसको बहन बताया गया आतंकी का। दूसरा इस तरफ हुआ कि एक लेफ्टिनेंट की पत्नी को किस तरह से ट्रोल किया गया। तीसरा जो है वो वहां पर जाकर वो कह रहा है कि सेना जो है चरणों में जाके बैठी हुई है। और चौथा जो है ये महिला आयोग की अध्यक्षा, जिसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है इस पर एफआईआर करने का। कैसे एक षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया। जुडिशरी ने इनको बचाने का कोई काम नहीं किया। जुडिशरी इस घटना के बहाने इस देश का माइनॉरिटी को फिर से असुरक्षा के गड्ढे में इन्होंने ढकेल दिया है। इसलिए इस बार इस न्यायपालिका से जितनी हमें उम्मीद थी उतनी ही ज्यादा इन्होंने निराशा पैदा की। और कुत्ते की जुबान बोलने वाला व्यक्ति, ये कहना जो है ये कंटेम्प्ट है। ये माननीय न्यायमूर्तिगण जो अपना शपथ लेते हैं और जिस भाषा का बार बार कहते हैं कि न्यायपालिका की भाषा बहुत संतुलित और संयमित होना चाहिए, बहुत आदर्श आचरण करना चाहिए, वहां अगर कुत्ते बिल्ली की भाषा की आवाज सुनाई दे किसी विद्वान प्रोफेसर में, तो इसका मतलब है कि वो अपने लिए हुए शपथ के का भी उल्लंघन कर रहे हैं, वो अपने कोड का ही कंटेम्प्ट कर रहे हैं। जी, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी, रॉय साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।